जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी एग्जाम फेस्टिवल में एक बार फिर आपका स्वागत है और हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिक्त स्थान और वन लाइनर क्वेश्चन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज की अपनी ये सीरीज है भी तीसरे और चौथे चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब हम बात करेंगे आपका तीसरा जो चैप्टर है जनसंख्या संगठन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर आप भी साथ में जवाब दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर आपको स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर करने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग रिक्त स्थान क्रियाओं में संलग्न होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो सही उत्तर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की बात आ गई तो आपको वहां पर ज्यादातर कौन से मिलते हैं? प्राथमिक जो क्रियाएं होती है, गतिविधियां हैं, वो मिलती है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? यूएई का लिंग अनुपात दुनिया में सबसे कम है, किसने कम किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। क्या है इसका सही उत्तर? और वो है बिल्कुल सही, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है, वो ही संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात को कम करता है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? बहुत प्यारा प्रश्न है। 15 से 65, 15 से 66, 15 से 64 या 15 से 59 वर्ष। और सही उत्तर है कार्यशील यानी व्यवसायिक जो जनसंख्या है उनका आयु वर्ग, तो वो है 15 से 59 वर्ष। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कि निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस। तो देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है वो है लेटविया या लेताविया। और इसके अंदर क्या है, प्रति 100 जो महिलाएं हैं उनके ऊपर 85 पुरुष हैं वो मिलते हैं लेटविया के अंदर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात का निम्न में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में न्यूनतम है? तो लेटविया में हो ही गया, ऊपर क्वेश्चन आ गया भी सबसे अधिक है तो, और सबसे कम किस में है? और वो है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। यहाँ पर क्या है, प्रति 100 महिलाओं के ऊपर जो पुरुष की संख्या है वो है 311। तो संयुक्त अरब अमीरात है उसका लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का औसत एवरेज लिंगानुपात कितना है? ध्यान रखिएगा, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो वहां पर 100 महिलाओं पर पुरुष की संख्या की बात करते हैं, और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की बात है वो करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और सही है वो कौन सा है? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन, प्रति 100 स्त्रियों के ऊपर 102 पुरुष है। ध्यान रखिएगा अच्छे से, 100 पर 85 पुरुष की बात आती है तो किसका हो गया? लेटविया का। 100 महिलाओं पर 311 पुरुष की बात आती है तो यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, जैसे हम घंटी के आकार का पिरामिड कहते हैं, किस देश का मिलता है इन 4 ऑप्शनों में से? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या जापान। तो घंटी का आकार वाला पिरामिड किस देश का है? बिल्कुल सही, और वो है ऑस्ट्रेलिया का स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान होती है, इसलिए स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड हमें यहाँ देखने को मिलता है जिसकी शेप बनती है घंटी के आकार की। अगला प्रश्न है 8वां आपके सामने, कि विस्तारित होती जनसंख्या का त्रिभुजाकार पिरामिड किस देश का है? विस्तारित यानी फैलती हुई जनसंख्या वाला ट्राइएंगल त्रिभुजाकार
जो पिरामिड है वो किस देश का मिलता है? नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया, मैक्सिको और बांग्लादेश तीनों ही देशों में इस प्रकार का पिरामिड है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च जन्म दर है वो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 9वां का, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात है वो अनुकूल है? भी ठीक है, 72, 139, 52 या 179? तो यूएनओ द्वारा सूचीबद्ध देशों में सही उत्तर क्या है? वो है बिल्कुल सही 139, 139 देशों के अंदर। जबकि 72 की बात करें तो यहां पर हमें क्या मिलता है? प्रतिकूल लिंगानुपात मिलता है, तो अनुकूल है वो 139। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है? जहां पर दोनों ही चीज, जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न है वो देखने को मिलती है, ऐसा किस देश के आयु लिंग पिरामिड में मिलता है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या जापान? और सही उत्तर है वो है एशिया का एक विकसित देश जापान, बिल्कुल सही। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जापान के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो ये थे आपके तीसरे चैप्टर के 10 प्रश्न, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके चौथे चैप्टर फर्स्ट बुक का मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पर आधारित कुछ 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, पहला प्रश्न है, इस चैप्टर का निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 4 बातें यहाँ पर लिखी गई है और इनमें से कौन सी है जिससे डेवलपमेंट का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक वृद्धि, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन? तो ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर कट है, पीछे पाठ के पीछे का ही प्रश्न है, वो है गुण के अंदर धनात्मक परिवर्तन। अगले प्रश्न की बात करें चौथे चैप्टर के, वो है मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, एलन सी सैंपल या रेड जेल? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो वो विद्वान हैं डॉक्टर महबूब उल हक, और इनका संबंध किस देश से है? पाक से है। और आपको पता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं वो महबूब उल हक के सहयोगी रहे हैं जो भारतीय हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के अंदर आपको डॉक्टर महबूब उल हक है वो करना है। अगला प्रश्न है तीसरा, कि मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है? भी मानव विकास की जो बात करते हैं तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट उसके अंदर आता है? दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ये आता है बिल्कुल। ज्ञान अर्जित करना, शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना या उपयुक्त सभी? तो कौन सा है इनमें से मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष? तो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। दीर्घ और स्वस्थ जीवन की जो बात आ रही है, अर्थात एक अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है। ध्यान रखिएगा, मानव डेवलपमेंट के अंदर स्वास्थ्य की बात करते हैं। ज्ञान अर्जित करना, अर्थात हम इसमें शिक्षा की बात भी करते हैं। और तीसरा है शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना, अर्थात इसको कहते हैं संसाधनों तक पहुंच की बात। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये सब मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है, वो क्या कहलाता है? भी हर व्यक्ति को समान अवसर मिले हर चीज का, वो चीज क्या कहलाती है? समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता या सशक्तिकरण? क्या होगा इसका सही उत्तर? और वो है पहला ही ऑप्शन, समता, समान अवसर मिले सभी को, समता। और ध्यान रखिएगा, समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, ये चारों ही ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के जो क्या कहलाते हैं? पिलर यानी स्तंभ कहलाते हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है ये, और इनमें से समान अवसरों की पहुंच की बात है वो समता के अंदर बताई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मानव विकास का सबसे पुराना उपागम, पुराना अप्रोच, पुरानी विधि, पुरानी रीति क्या है मानव डेवलपमेंट को बताने की? कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आय उपागम या उपयुक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना उपागम तरीका पूछे तो वो है इनकम, आय उपागम। और मानव विकास को इनकम से जोड़कर इसके अंदर देखा जाता है, जिसकी इनकम ज़्यादा इसका मतलब उसका विकास ज़्यादा। लेकिन आज हमें पता है भी ये पूर्ण रूप से सही नहीं है।
अगली बात करें अगले प्रश्न की, छठा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया है? मानव विकास के 4 उपागम आप पढ़ते हो आपकी पाठ्य पुस्तक में, और इनमें से कौन सा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दिया है? और सही उत्तर है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां का, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अमर्त्य सेन ने कौन सा उपागम दिया है? आय, कल्याण, आधारभूत आवश्यकता या क्षमता? अभी अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा 6 नंबर पे, आधारभूत आवश्यकता उपागम तो किसने दिया है? ILO ने दिया है, तो इसका मतलब ये कट गया। आय उपागम है, ये सबसे पुराना है, ये वैसे रिजेक्ट हो गया। अब कल्याण और क्षमता की बात करें तो किसके अंदर है सही उत्तर बैठता है, और वो है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन की देन है भाई। बहुत प्यारा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि है, अर्थात परतंत्रता में कमी? जब स्वतंत्रता में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। महबूबुल हक ने, रामनाथन ने, अमर्त्य सेन ने, या इनमें से कोई नहीं? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चाहे आपसे ये पूछ ले क्षमता उपागम किसकी देन है, और चाहे आपसे पूछ ले भी विकास में स्वतंत्रता में वृद्धि की बात किसने की, दोनों का उत्तर अमर्त्य सेन। बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपके शानदार आंसर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कूल का नाम लिखकर मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? बहुत प्यारा प्रश्न। 128वां, 129वां, 137वां या 131वां? HDR 2020 के अनुसार बात करें तो भारत का स्थान है वो है कौन सा है भाई? ऑप्शन 4, 131वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। जब भी मानव विकास की रिपोर्ट आती है, HDI की बात आती है, एक देश का नाम हम हमेशा 1 नंबर पर ही देखते हैं, और वो कौन सा देश है? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड या भारत? तो इसमें से वो है नॉर्वे, और 2 नंबर पे आयरलैंड, 3 नंबर पे स्विट्जरलैंड, और भारत का 131वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को, GNH को, देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, यानी जहां खुशी के आधार पर डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो कौन सा देश है? नेपाल, भूटान, भारत या चीन? तो सही उत्तर क्या है? वो है भूटान। इसका मतलब वहाँ के लोग खुश है, इसका मतलब उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां, कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन HDR है वो प्रकाशित कर रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न। 1980 से, 85 से, 90 से या 95 से? याद है 1990 में ही महबूबुल हक ने ये कंसेप्ट दिया था, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र UNDP जो है उसने इसको एक्सेप्ट किया, और उसी के आधार पर हर साल HDR की रिपोर्ट है वो आने लगी। तो सही उत्तर अपना हो गया 1990 से भी। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां, कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च वर्ग में 0.8 से ऊपर का जो HDI सूचकांक मिलता है उन्हें अति उच्च वर्ग के अंदर रखा जाता है। 2020 वाली रिपोर्ट में अति उच्च वर्ग में कितने देश शामिल हैं? 33, 37, 53 या 66? तो ध्यान रखिएगा वो देशों की संख्या है ऑप्शन 4, 66। अब आप अच्छे से देख ले कौन से में 53, कौन से में 37 और कौन से में 33 है भाई। अगला प्रश्न है 14वां का, मानव विकास सूचकांक HDI का मान किस से किस तक होता है? 0 से 1 के बीच का स्कोर होता है। 0 से 1 के बीच का स्कोर, 0 के जितना नजदीक है इसका मतलब उसका डेवलपमेंट बहुत कम है, और 1 के जितना पास होता है मान HDI का तो इसका मतलब वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल क्षेत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा उत्तर इसका? वो है उपयुक्त सभी। आपको याद आ रहा है ऐसा ही प्रश्न हमने 3 नंबर पे किया था कि मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष,
तो ये सेम बात है, वहां हमने दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना लिखा तो इसका मतलब स्वास्थ्य की बात। ज्ञान अर्जित करने को यहां हमने लिख दिया शिक्षा। शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना, उसको कह दिया हमने संसाधनों तक पहुंच, तो वो सेम ही बात है, तो उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां का, मानव विकास के स्तंभ पहले ही बता दिया था आपको, समता है, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चारों ही मानव विकास के क्या है, स्तंभ है, इसलिए उसका उत्तर उपरोक्त सभी। ये पहले आ चुका है ऊपर अपने प्रश्न। आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर जो किसने दिया था, पहले तो ये प्रश्न याद आ रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ऊपर कर चुके हैं, में न्यूनतम कितनी आवश्यकताओं की पहचान की गई थी, 4, 5, 6 या 7। बहुत प्यारा प्रश्न है। ILO ने यह उपागम दिया था और इसमें न्यूनतम 6 आवश्यकताओं की बात है वो की गई थी। 6 आवश्यकता कौन कौन सी है भी वो आपको याद होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। इन 6 आवश्यकताओं की पहचान की गई थी कि इंसान की ये 6 आवश्यकताएं तो अच्छे से पूरी होनी चाहिए, ये ILO ने कहा था। तो देखिएगा ये था आज का अपना एग्जाम फेस्टिवल सीरीज के अंदर तीसरे और चौथे चैप्टर के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अच्छे से इनका अभ्यास करते रहिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिक्त स्थान और वन लाइनर प्रश्नों के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत सी बातें आपको बड़े प्रश्नों में भी काफ़ी हेल्प है वो मिल जाएगी इन प्रश्नों से। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन के अंदर, अगले चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सीरीज है उसको लेकर। आप अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। खुद पे विश्वास रखिएगा, अपना सपना अब की बार 90 पार जरूर पूरा होगा, 100% होगा। बार बार रिपीट कीजिएगा, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। और सतत अभ्यास है वो करते रहिएगा। अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।